हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कंपोजिशन और एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। द एयर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ्स मास। अगर अर्थ के मास की बात करें, ठीक है, तो उसका जो है एयर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर तक की बात करें, हाइट की बात करें, तो 99% जो है एटमॉस्फेयर का, टोटल मास एटमॉस्फेयर का 99% यहीं तक क्या है, प्रेजेंट है। कहाँ तक? 32 किलोमीटर के हाइट तक प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि कंपोजिशन को भूल जाते हैं, सिर्फ ये याद रखते हैं कि गैसेस कौन सी हैं और वो कितने परसेंटेज में है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में वाटर वेपर भी आता है और डस्ट पार्टिकल्स भी आता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर पूछ ले कि क्या डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, कंपोनेंट है, तो आप करके आएंगे कि नहीं, लेकिन है। ठीक है। द प्रपोर्शन ऑफ गैसेस चेंजेस इन द हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन सच अ वे दैट ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। तो अर्थ सरफेस की अगर बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात लेते हैं तो 120 किलोमीटर पे ही लगभग ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, वहाँ पे आपको, यानी हम 120 किलोमीटर की बात करते हैं, 120 किलोमीटर पर ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट न के बराबर होता है। ठीक है। उसी तरह जो CO2 गैस है और जो वाटर वेपर है वो भी कहाँ तक आपको ज़्यादा मिलेंगी? 90 किलोमीटर तक के ही रेंज में मिलेंगी। ठीक है। इतने ही रेंज में आपको क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा प्लस वाटर वेपर मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे 120 किलोमीटर तक जाते जाते ऑक्सीजन न के बराबर हो जाता है। अर्थ अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो जो गैसेस का जो कंपोजिशन है, ठीक है, जो कंटेंट है, उनकी मात्रा क्या होती है, कहीं मतलब एक तरह से कम होती जाती है, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अर्थ से क्या होती है, हमें यहाँ पर ग्रेविटी लगती है। तो ये ग्रेविटी सिर्फ हमें ही नहीं, गैसेस को भी कहीं ना कहीं से वो खींचती है। ठीक है। तो वो ग्रेविटी गैसेस में भी लगती है, वाटर वेपर पे भी लगेगी, डस्ट पार्टिकल पे भी लगेगी। इसीलिए जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, गैसेस का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं से वो आपको कम होती नज़र आएंगी, कम मिलेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कौन से कंटेंट की? गैसेस की। गैसेस में क्या है? CO2। CO2 इज मेट्रोलॉजिकली अ वेरी important gas as it is transparent to the incoming solar radiation but opaque to the outgoing terrestrial radiation। जो CO2 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। ठीक है। तो सपोज कि यहाँ पे क्या है, ऊपर में यहाँ सन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है। तो जब सन रेज आती हैं तो CO2 को पार करके बड़े आराम से जो है अर्थ सरफेस पे आ जाती हैं। ठीक है। ये क्या है? सन है। लेकिन जब यहाँ से अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जाना होता है, किसको? जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, या सिर्फ रेडिएशन की बात करें, ठीक है, जब रिफ्लेक्ट होके ये रेडिएशन, तो ये जो CO2 गैस है ये क्या करती है, इन रेडिएशंस को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और क्या करेगी, साथ ही साथ रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ठीक है। या जो एक कण है वो दूसरे कण से टकराएंगे, ठीक है, जैसे ये CO2 गैस है, तो इस तरह से वो क्या करेंगी, कहीं ना कहीं से एब्जॉर्ब करेंगी और इधर उधर बिखरेंगी, लड़के आपस में पार्टिकल से। तो इट एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट ऑफ इट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस।
इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होती है CO2। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि ऐसा क्या है कि सन से जब सोलर रेडिएशन आती हैं तो CO2 जो है वो एब्जॉर्व नहीं कर पाता है, बल्कि वो उसको क्या करती हैं, ट्रांसपेरेंट होके अर्थ पे आ जाती हैं, लेकिन जब वापस जाना होता है तो वो एब्जॉर्व कर जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सन से रेडिएशन आती हैं तो वो कैसी होती हैं, वो शॉर्ट वेव की होती हैं। तो शॉर्ट वेव का मतलब क्या हुआ कि उनका जो वेवलेंथ होगा वो कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, उनका वेवलेंथ कम होगा, और जब वेवलेंथ कम होगा, ठीक है, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं CO2, वहाँ से जो सोलर रेडिएशन आ जाती हैं। लेकिन जब अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर ये रेडिएशन वापस में बैक होती हैं, तो उस समय जो रेडिएशन कैसी होती हैं, वो लॉन्ग वेव की हो जाती हैं। मतलब कि उनकी वेव कैसी होंगी, ऐसे करके कुछ होंगी। मतलब इनका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो इनका एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, कम होगा, तो इनकी एनर्जी भी कम होगी। इस वजह से CO2 इन रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। The volume of other gases is constant, but the volume of CO2 has been rising in the past few decades, mainly because of burning of fossil fuels. This has also increased the temperature of the air. This has also increased the temperature of the air. अच्छा, 2 बार मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए, जितनी भी गैसेज हैं, अभी हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे कौन कौन सी गैसेस होती हैं। तो वो जितनी भी गैसेस हैं उनमें से जो है, जो CO2 होता है, इनका जो वॉल्यूम है पिछले कुछ सालों से क्या मतलब बहुत सालों से इनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो CO2 होता है, ठीक है, ये हमारे मतलब अर्थ पे अगर ये क्या है, कार्बन है, तो अर्थ पे जो है, जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, अगर ये ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं कार्बन इस फॉर्म में, ठीक है, प्लांट और ट्रीज़ के फॉर्म में रहता है। उसके बाद कुछ ओशियन में भी जो है रहता है, एक तरह से सिंक है, ठीक है, जहाँ पे कि कार्बन डिपॉजिट होते हैं, रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में ओशियन में। ट्रीज़ खुद ब खुद एक कार्बन का सबसे बड़ा सिंक है। तो जब इन लकड़ियों को आप काट देंगे और जलाएंगे, ठीक है, फ्यूल की तरह, या जो भी पेट्रोलियम हम यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम क्या है, वो प्लांट मैटर है जो कि बहुत सालों से क्या है, दबे हुए हैं, और अब हम उन्हें निकाल रहे हैं ऑयल के फॉर्म में, तो वो भी क्या है, कार्बन ही तो है। तो ये सब जलाने के बाद ये कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और फिर से CO2 जो है उसकी मात्रा जो है बढ़ रही है। तो बाकी सारे जो है गैसेस तो कांस्टेंट है, जितना था उतना ही है, लेकिन CO2 की मात्रा बढ़ रही है। Ozone is another important component of atmosphere, found between 10 and 50 km above the Earth's surface, and act as a filter and absorbs UV radiation radiating from the sun, prevents them from reaching the surface of the earth। तो अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो ऊपर जो है 10 किलोमीटर से लेकर, ठीक है, यानी अर्थ सरफेस से ऊपर 10 किलोमीटर, और उससे ऊपर कह लीजिए 50 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच में जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर होता है, और वहीं पर क्या होता है, ओजोन प्रेजेंट होता है। ओजोन क्या है, वो O3 है, और इसका काम क्या होता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको कहीं ना कहीं वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर देती है, फिल्टर कर देती है, कि वो अर्थ सरफेस पे क्या होती है, नहीं आ पाती है। ठीक है, कुछ ही रेज आती हैं, हार्मफुल रेडिएशन वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उनमें से एक ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओजोन अगर अर्थ सरफेस पे आता है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, अच्छा नहीं है ये अर्थ सरफेस के अगर क्लोज आती हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी परमानेंट गैसेस है एटमॉस्फेयर की, तो देखिए नाइट्रोजन कितना है, 78.08% है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 20.95%। कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखिएगा 0.03
6%। ऑर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टो है, जिनॉन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सबसे कम जो है परसेंटेज वो कहीं ना कहीं से किसका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है, परसेंटेज है किसका, गैसेस का एटमॉस्फेयर में। आपको कम से कम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो याद ही रहनी चाहिए। अब जो दूसरा कंपोजिशन है किसका है, वो है वाटर वेपर का है। वाटर वेपर इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेज विद द लैटिट्यूड। अर्थ सरफेस से एल्टीट्यूड, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो वाटर वेपर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम वार्म और वेट क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पे कितना होता है, एयर का टोटल 4% वाटर वेपर होता है। अगर ड्राई और कोल्ड की बात करें तो वहाँ पे 1%, टोटल एयर का 1% ही होता है, या 1% से क्या होता है, कहीं ना कहीं कम ही होता है। कहाँ पर, कौन, वाटर वेपर की बात करें ड्राई और कोल्ड एरियाज में। ठीक है, तो 4% कहाँ होता है, वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में होता है वाटर वेपर, टोटल एयर जो वॉल्यूम है, और 1% से कम होता है ड्राई और कोल्ड एरियाज में। क्यों, क्योंकि जहाँ ड्राई है वहाँ पे आपको तो वाटर वेपर बनेंगे ही नहीं, और क्योंकि वहाँ वाटर है ही नहीं उतना। और जहाँ कोल्ड है वहाँ कहीं ना कहीं आइस फॉर्म में है, तो वो भी जल्दी वाटर वेपर नहीं बनेंगे। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो इक्वेटर है, ये क्या है, पोल है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग तो वाटर वेपर कहीं ना कहीं कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम होता है। ठीक है, पोल पे जो है टेम्परेचर क्या होगा, वो कम होगा, और इक्वेटर के पास टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसी वजह से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वाटर वेपर हमको कम मिलेगा। It also absorbs water of the insolation from the sun and preserves Earth's radiated heat। देखिए, जब भी अर्थ सरफेस पे जो वाटर वेपर्स होते हैं, जब सन रेज आती हैं तो ये क्या करती हैं, उनको एब्जॉर्व करके कहीं ना कहीं अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, गर्म रखती हैं। यही कारण है कि पोलर रीजन्स में ठंड ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ वाटर वेपर कम होते हैं। तो जो तो आएगी कहाँ, हीट कहाँ से आएगी, कहाँ से जो है वाटर वेपर एब्जॉर्ब करेगा, जो सन रेज आती हैं। It thus act like a blanket allowing the earth neither to become too cold not too hot। तो थैंक यू कहिए किसको, वाटर वेपर को, जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा होने देता है और नहीं बहुत ज़्यादा गर्म होने देता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होते होते क्या होगा कि उसके बाद ये कंडेंसेशन होगा, क्लाउड बनेगा, बरसात हो जाएगी, तो फिर वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर गर्म होगा तो फिर वो वेपर बनेगा। तो थैंक यू बोलिए वाटर वेपर को कि वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, इट दस एक्ट लाइक ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर टू बिकम, तो ये वाला भी पॉइंट हमारा हो गया। ये तो क्या था, वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। तो ये भी आप आगे पढ़ेंगे अच्छे से कि वाटर वेपर रिस्पॉन्स, कहीं ना कहीं वाटर वेपर होने के वजह से ही जो है एयर में स्टेबिलिटी आती है या फिर इनस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, अब आते हैं जो तीसरा कंपोजिशन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का, वो कौन सा है, डस्ट पार्टिकल्स है। याद रहे, सिर्फ गैसेस ही नहीं है, वाटर वेपर भी है और डस्ट पार्टिकल्स भी है। एटमॉस्फेयर हैज़ अ सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच मे ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इंक्लूड, देखिए एटमॉस्फेयर में के पास क्या है सफिशिएंट कैपेसिटी, इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स को भी जो है, ऐसे तो आपको लगता होगा नहीं अर्थ सरफेस पे ही सॉलिड पार्टिकल रहेंगे ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ सरफेस पे ही नहीं, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे ही नहीं, एटमॉस्फेयर में भी स्मॉल जो है सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। और ये सॉलिड पार्टिकल्स आते कहाँ से हैं, क्या इनका सोर्स है, तो इनका सोर्स क्या है, सी जो सॉल्ट होता है, ठीक है, जो छोटे छोटे सॉइल के जो
पार्टिकल्स हैं वो उड़ के आ जाते हैं, ठीक है। स्मोक शूट है, ऐश है जो हम लोग जलाते हैं उसमें से आप देखेंगे छोटे छोटे कण उड़ जाते हैं। पॉलन जो होता है फ्लावर्स के ऊपर जो पॉलेंस होते हैं, ठीक है, ये जो पॉलेंस होते हैं ये भी एटमॉस्फेयर में आते हैं, ये भी एक तरह से सॉलिड पार्टिकल है, डस्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रॉक्स का टुकड़ा ही हो गया, धूल जिसे बोल रहे हैं हम लोग। डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मेटीओर्स भी हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं डस्ट पार्टिकल में होती हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल इन्हीं सब चीज़ों से क्या होता है, बना हुआ रहता है। उसके बाद डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, येट कन्वेंशनल एयर करेंट्स में ट्रांसपोर्ट टू द ग्रेटर हाइट। तो ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल से कहीं ना कहीं इन पे ग्रेविटी लगती है, इसीलिए ये लोअर लेयर पे ही ज़्यादा आपको मिलेंगे, ऊपर उतने नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जो कन्वेंशनल एयर करेंट है उसकी वजह से ये क्या है, थोड़े ग्रेटर हाइट पे भी जा सकते हैं। The higher concentration of dust particle is found in subtropical temperate region due to dry winds in comparison to equatorial and polar regions। तो क्या कह रहा है कि जो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन है, चूँकि वहाँ पे ड्राई विंड है, तो ड्राई है, सूखी हुई है, हल्की होगी, लाइट होगी, तो वो क्या होगी, उड़ जाएगी। तो वहाँ पे आप क्या देखेंगे, डस्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। लेकिन जो कहाँ पे हो रहा है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में। लेकिन जो इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स हैं उनकी तुलना में सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में डस्ट पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई राउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड, ठीक है। तो क्लाउड कैसे बनता है, जो हाइड्रोस्कोपिक जो न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, की तरह कौन होता है, डस्ट और सॉल्ट जो पार्टिकल है वो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है। तो उसकी वजह से जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होके इनके अगल बगल आ जाते हैं और इसी तरह क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इतना ही था, लेकिन इसमें भी अभी आपको ये पढ़ना है कि वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर, ठीक है, तो ये वाटर वेपर का और भी इम्पोर्टेंस क्या रोल है ये आप आगे भी पढ़ेंगे। अब इसके अगली वीडियो में मैं बताऊंगी आपको स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ेंगे, सारे लेवल जो ट्रोपोस्फेयर हैं, स्ट्रेटोस्फेयर हैं, ठीक है, और जो मीसोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, इन सारे लेयर्स और हर लेयर की क्या खास बात है और कैसे उसमें टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है फिर घटता है, बढ़ता है, घटता है, क्या है वो, ऐसा क्यों होता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से होता है। और इसी में आपको लैप्स रेट भी पढ़ना है, एडियाबेटिक लैप्स रेट भी पढ़ना है, मिक्सिंग हाइट क्या होती है ये पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप अगले वीडियो में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके मैं लेयर को पढ़ाऊंगी हर वीडियोस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जो ज्ञानवर्धक वीडियोज़ है वो बनाऊंगी, ठीक है, जिससे आप एग्ज़ाम्स को ईजिली क्रैक करेंगे और स्टार की तरह चमकेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।